ठीक है। अब देखिए बेटा, ये मैं आपको पहले सवाल दिखा दूँ। ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है। अभी जो पेपर में सवाल आते हैं ना, ऐसे ही आते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं आया था, तो मैन्युफैक्चरिंग इस बार बहुत इंपॉर्टेंट अक्टूबर-नवंबर के लिए आ सकता है, और सोल ट्रेडेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये देखिए, ये आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग का एक सवाल नज़र आ रहा है सारा। इसमें पहला पहला पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएँ, और ये 10 मार्क का है। ठीक है? इसको कैसे करते हैं? आपके ज़हन में फॉर्मेट होना चाहिए। मैं आपको फॉर्मेट भेज दूँगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल से, डायरेक्ट कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा। तो रॉ मटेरियल की चीज़ें आप क्या करते हैं? हाइलाइट कर लें। अब रॉ मटेरियल में सबसे पहले आएगा हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी, और ओपनिंग इन्वेंटरी सवाल में रॉ मटेरियल की गिवन है 5820। मैं हाइलाइट कर देता हूँ। उसके बाद बेटा इसमें क्या आएगा? इसमें आपके सामने आएँगी परचेज़ेज़। तो रॉ मटेरियल की इसने परचेज़ेज़ दी हुई है, कितनी है? 34,200। मैं हाइलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद परचेज़ेज़ के बाद अगर परचेज़ रिटर्न है, कैरेज इनवर्ट है, तो इसने कैरेज ऑन परचेज़ दिया हुआ है रॉ मटेरियल का 410। कैरेज ऑन परचेज़ेज़ इसने मेन हेडिंग दी है, और परचेज़ेज़ की मेन हेडिंग दी है। ये सारे रॉ मटेरियल की चीज़ें जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा? सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट लिखते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेंट्री आ जाएगा, परचेज़ेज़ आ जाएगा, कैरेज ऑन परचेज़ आ जाएगा। अगर रिटर्न हो तो माइनस करेंगे, और इसके साथ-साथ आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी रॉ मटेरियल की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं हाइलाइट कर देता हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 6030, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक? ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद हम लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो उसको मैं ज़रा दूसरे कलर से हाइलाइट कर देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपके पास सवाल में ये रही 67,200। ठीक है? उसके बाद अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो लिखेंगे। ठीक? अच्छा, एक काम हमें करना है, वो ये कि हमें एक बार ज़रा एडजस्टमेंट ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। एडजस्टमेंट क्यों पढ़नी चाहिए? ताकि अगर सवाल के अंदर कोई फैक्ट्री वेजेस में कोई एडजस्टमेंट हो तो वो हम कर लें। तो ऐसी कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। आप देख सकते हैं, पहली जो है वो रेट्स के बारे में है, और दूसरी जो है वो जनरल ओवरहेड्स के बारे में है, और तीसरी जो है फैक्ट्री मशीनरी के बारे में। तो इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग, 2 आपको मैंने कॉलम बताए थे, 2 कॉलम होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, मैं खाली अमाउंट लिख रहा हूँ टाइम की वजह से। तो 5820 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे परचेज़ेज़। तो परचेज़ेज़ कितनी है? 34,200, हमने वो लिख दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे? कैरेज ऑन परचेज़ रॉ मटेरियल लिखेंगे। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल हमारे पास कितना आ रहा है? 410 आ रहा है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद अगर कोई रिटर्न है तो माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर परचेज़ रिटर्न तो है नहीं, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग दिया हुआ है, और वो कितना है? 6030। ये हम माइनस कर देंगे, और इसको टोटल कर लेंगे। मुझे बता सकते हैं हमारा जो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आया? 34,400। ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस सवाल में आप देख सकते हैं, सवाल में हमारे सामने ये डायरेक्ट वेजेस नज़र आ रहे हैं, और ये हैं 67,200। मैं 67,200 लिख देता हूँ, और टोटल कर लेता हूँ। टोटल हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट लिखना ज़रूरी है बेटा। प्राइम कॉस्ट डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। कितनी आ गई प्राइम कॉस्ट बेटा? 101, 101, 600। ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके बाद करते हैं, इसके बाद बेटा हम सवाल के अंदर लिखते हैं, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या-क्या आ सकता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में, अच्छा मैं लिख दूँ इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मेन मकसद ये होता है कि जो हमारा खर्चा आ रहा है प्रोडक्शन के ऊपर, वो हम फाइंड कर सकें। जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम फाइंड कर सकें। तो जो मैंने चीज़ें हाइलाइट कर दी थी, वो लिख दी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो आइटम आते हैं जिसका ताल्लुक फैक्ट्री के साथ हो, जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ हो। तो प्रोडक्शन के लिए पेपर में फैक्ट्री का वर्ड यूज़ करता है। तो हम उन एक्सपेंसेस को हाइलाइट कर लेते हैं जो फैक्ट्री में आ सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, इनडायरेक्ट फैक्ट्री मटेरियल, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। अगर इनडायरेक्ट वेजेस भी लिखा हो तो भी आएगा वो। मैं इसको किसी और कलर से हाइलाइट करता हूँ ताकि
हमें ये सही तरीके से नजर आ जाए। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। फैक्ट्री मशीनरी तो नहीं जाएगी, पर फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन जाएगी। वो मशीनरी जो प्रोडक्शन में यूज होती है लाइक फैक्ट्री की, तो उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ जाएगी। जो मशीनरी ऑफिस में यूज होती है उसकी नहीं जाएगी डेप्रिसिएशन। उसके अलावा इसने फैक्ट्री जनरल ओवरहेड लिखे हैं, ये भी आपके पास जाएंगे। ये फैक्ट्री जनरल ओवरहेड है। ओवरहेड कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को। ओवरहेड किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट को। इसी तरीके से सवाल में इसने आपको रेट्स दिया हुआ है, एक मैं ये गलत कर दिया था। सवाल में इसने आपको फैक्ट्री जनरल ओवरहेड दिए, पहले मैं इसको हाईलाइट कर दूं। उसके बाद सवाल में इसने रेट्स दिए, मैं ये भी हाईलाइट कर दूं। ठीक है। उसके अलावा और कौन सी चीज जा सकती है? और कोई चीज नहीं है, तो हम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस पे। तो वो कितने हैं? वो 24,000 है। मैं 24,000 लिख लेता हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? यही इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस आएगा। फिर हम लिख देते हैं फैक्ट्री जनरल ओवरहेड। लेकिन यहाँ एक मसला है, जनरल ओवरहेड के अंदर वो कह रहा है 230 अक्रूड थे। ठीक है, साल के एंड पे 230 अक्रूड थे। साल के एंड पे जो भी अक्रूड होगा वो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 16,400 प्लस 230 कितना हो जाएगा? 16,630। उसके बाद आगे चलते हैं, रेट्स आएगा। पर रेट्स हम देख लेते हैं कि रेट्स यहाँ आना है नहीं आना, क्योंकि इसके आगे फैक्ट्री का वर्ड तो यूज नहीं हुआ। तो अगर रेंट दिया हो, रेट्स दिया हो, इंश्योरेंस दिया हो, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम पहले कंफर्म करेंगे कि अगर इसके आगे फैक्ट्री का वर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो नीचे आपको बताएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं वो डायरेक्टली यहीं पर आती हैं। सॉरी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आएंगी यहाँ पर। लाइक इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है, वो तो आएगा यहाँ पर। ठीक है। और किसी चीज के आगे फैक्ट्री का वर्ड आ जाए वो भी यहाँ आएगा। पावर भी यहीं आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट में, और लूज टूल की डेप्रिसिएशन भी यहीं पर आती है। अच्छा जी, तो रेट्स के बारे में इसने ये बताया हुआ है कि जो भी हमारे रेट्स हैं वो 75% जाएगा फैक्ट्री में। लेकिन इसको अपोर्शन करने से पहले, रेशियो में बांटने से पहले, पहले हमें प्रीपेड की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप सबने पढ़ा होगा प्रीपेड के साथ क्या करते हैं सर? माइनस करते हैं। तो हम 5,300 जो हमारा रेट का खर्चा बनता था, ये रहा खर्चा 5,300 का। इसमें हम क्या करेंगे? 500 रुपये माइनस करेंगे, और जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा आई थिंक सो, 5,300 में से 500 माइनस करेंगे प्रीपेड का, तो यू विल गेट 4,800। 4,800 का हम 75% लेंगे। ये हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या नाम है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में। तो कितना आ जाएगा? 3,600। तो हम 3,600 यहाँ लिख देते हैं। सर और कोई कॉस्ट है इसके अंदर? और कोई कॉस्ट है? सर डेप्रिसिएशन भी तो है, हमें डेप्रिसिएशन भी तो लिखनी है। तो डेप्रिसिएशन वो देता नहीं, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये ख्याल कीजिएगा, डेप्रिसिएशन भूलिएगा मत, बच्चे भूल जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे किसकी? फैक्ट्री मशीनरी की। हर एक मशीनरी की नहीं आएगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है। इसका तरीका क्या है? सिंपली आपने क्या करना है, हमारे पास फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट कितनी है सर? फैक्ट्री मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगेगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो आपने क्या करना है, जो फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट है और ये उसकी प्राइम डेप्रिसिएशन है। तो 47,000 में से 11,000 को माइनस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 20% से, बताएं कितना आया? 7,200। ये हमारे पास फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, फैक्ट्री नॉन करेंट शीट की। टोटल करें, टोटल कितना आ गया मुझे बताएं? 7,200, और उसके बाद जो है 3,600, 16,630 और 24,000, इन सब का टोटल करें तो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल आ जाएगा। अल्लाह भला करे, ये हो जाएगा हमारे पास 51,430। शाबाश बेटा, 51,430। एक बात हमेशा याद कीजिएगा, ये होता है वर्किंग कॉलम। दो कॉलम होते हैं, ये होता है वर्किंग कॉलम। यहाँ हम टोटल करते हैं या फिर फाइनल आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई थी 1,01,600, और हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई थी 51,430। इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हम लिखते नहीं है। जी गाइस, कितना हो जाएगा? 51,430 प्लस 1,15,000। अच्छा, ये कॉस्ट हम फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं? कॉस्ट हम फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करते हो, जितने भी खर्चे होते हैं सबको प्लस करते हैं। हम कोई प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर ले कि इसमें हम कॉस्ट को माइनस करेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आगे चलते हैं। आगे इसमें हमारे पास क्या सीन है? अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारा खर्चा तो हो चुका होता है। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई पूरे साल की। ठीक है, ये हमारे पूरे साल की टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हम खर्चा कर चुके हैं पर वो तैयार नहीं हुई।
एक मिनट कीजिएगा, जैसे 1 मिनट कीजिएगा, 1 मिनट कीजिएगा, जैसे 1 मिनट कीजिएगा, मैं 1 मिनट। ओके, मैं कह रहा था हमारा ये ये खर्चा आ गया पूरे साल का, ये आपने वीडियो में समझ लिया होगा। अब वो खर्चा जो हमने इस साल किया है लेकिन वो चीजें तैयार नहीं हुई, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमने इस साल खर्चा किया था लेकिन वो तैयार नहीं हुई, वो हमें माइनस करना होगा। उसको हम प्यार से कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो साल का आखिर में हमारे पास चीजें रह गई थी, तैयार नहीं हुई थी, वो हम करेंगे माइनस। और उनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2780। तो ये 2780 माइनस करेंगे, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। और वो चीजें जिन पे हमने पिछले साल खर्चा किया था, वो खर्चा आपके पास सवाल में आ रहा होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। ये खर्चा हमने लास्ट ईयर किया था, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये हम ऐड करेंगे। तो ये कितना आ रहा है? 1750। 1750। तैमूर बेटा, आपको बात समझ में आ रही है? बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिख रहा, मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करवा रहा हूँ बच्चों को। तो आप चैट में आंसर दे सकते हैं कि आपको चीजें क्लिक हो रही हैं। तो ओपनिंग हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस सवाल में दिया हुआ 1750। एक बार दोबारा देख लें, ये 1750 आ रहा है हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। और ये हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है 2780। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट थी। ये जो हमने खर्चा इनकर किया 2780, ये इस साल के, पर ये रेडी नहीं हुआ इसलिए माइनस कर रहे हैं। और ये जो खर्चा हमारे पास सवाल में आ रहा है, ये लास्ट ईयर का खर्चा है, जो कि इसमें शामिल नहीं है, इसमें नहीं आ रहा, ये हम ऐड करते हैं क्योंकि ये चीजें तैयार हो चुकी होंगी, रेडी हो चुकी होंगी। जी बेटा, तो मुझे बता सकते हैं कि 1750 माइनस 2780 कितना आएगा? भी कोई गैस, ताकि हम एक और सवाल भी कर लें। अच्छा, आपने डायरेक्ट, दीपिका बेटा डायरेक्ट कर दिया सवाल, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बताएं, 1750 माइनस 2780, ये आ जाएगा 1030 माइनस का। ठीक है, ये कहलाएगा डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस। ये हम लेस करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 152000। ये हमारे पास कहलाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम फ्यूचर में जाके इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो इनकम स्टेटमेंट में हम ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह पे, हम फिर उसके बाद जो है, सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं। तो एक बात ज़हन में आप बिठा लें, हमारे जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाते हैं तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, ये दो इन्वेंट्रीज इसमें आती है। बाकी जो फिनिश गुड है, इसका ताल्लुक आपकी आईएस के साथ है। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये 10 मार्क्स का हो गया आपका। और मैं जरा उसका आपको दिखा देता हूँ, ये 10 मार्क्स का आपने वो कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? अच्छा जी, अब वो सवाल में कह रहा है कि आईएएस भी बना के दें। तो आईएएस बेटा बहुत आसान है। आईएएस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू से। किससे स्टार्ट करेंगे? रेवेन्यू से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं यही लिखने दे रहा हूँ, ये चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको आसानी हो जाए। 1 मिनट की जगह मैं सारी चीजें मिटा दूं। चलिए जी, पाकिस्तान मैच जीत रहा है बेटा। मेरी क्लास की बरकत बहुत ज्यादा होती है, जब भी मैं क्लास से रहता हूँ पाकिस्तान की मैच जीत रही होती है। लास्ट टाइम भी श्रीलंका से जीत रहा था, आप लोगों ने खामखा क्लास जल्दी ऑफ करवा दी और वो कर दिया। आप तो करामात देख चुके होंगे मेरे। अच्छा, यहाँ सीन हो गया, बिजली चली गई, यहाँ लाइट चली गई। अच्छा जी, इसको आगे कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू लिखेंगे। रेवेन्यू आपको सवाल में ये रहा गिवन है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रेवेन्यू आपके सामने 223000। मैं रेवेन्यू लिख देता हूँ 223000। इसके बाद अगर कोई रिटर्न है, रेवेन्यू रिटर्न माइनस करेंगे। अब लेस आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहला जो आइटम लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट में फिनिश गुड लिखते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनती है इनकम एंड गेन, लॉस एंड गेन फाइंड करने के लिए बनती है। तो लॉस एंड गेन हम तब कमाते हैं जब एक चीज को हम सेल करते हैं। तो सेल हमेशा फिनिश गुड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को एज ए इनपुट यूज करते हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस के अंदर आता है फिर, और फिनिश गुड आउटपुट होता है। तो ये चीज वो सेल करते हैं। तो हम इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, हम क्या करेंगे? ये इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी 12360, ये फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके अंदर क्या नाम है, जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस साल की थी, ये रही आपके सामने 152000, ये इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 152000, क्योंकि हम फिनिश गुड बना के फिर सेल करते हैं। कभी कभार ये होता है कि हमें साइट पे बाय भी करने पड़ते हैं, ऐसा हो सकता है।
हमने माल इस साल कम बनाया तो साइड पे हमें बाय करने की जरूरत पेश आ सकती है। तो साइड पे हमने कितना माल बाय किया है सवाल में दिया होगा, होता नहीं वैसे, लेकिन यहाँ इसने दिया हुआ है, ये देखें, ये एक्सेप्शनल केस है, होता कम है वैसे, लेकिन दे सकता है। तो हमने 3,900 का माल एक्स्ट्रा बाय किया था, ये हम यहाँ लिख देंगे 3,900, इसमें ऐड कर देंगे। अगर हमने 3,900 का माल बाय किया है तो हो सकता है उस पर हमारा क्या नाम है वो भी आ रहा हो, क्या कहते हैं, कैरेज भी आ रहा हो, तो ये कैरेज भी उसने दिया हुआ है, ये भी फिर हम लिखेंगे। और इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास फिनिश गुड की 10340, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी जी बेटा? जी गाइस, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 158,000। ये हम माइनस कर देंगे और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हम इंशाल्लाह थ्योरी के सवाल भी करेंगे, क्योंकि बहुत अरसे से हम थ्योरी के सवाल भी नहीं कर रहे। तो पेपर करीब है, मैं कोशिश करूंगा आपको सारे पार्ट करवा लूं। तो ये आ जाएगा 65,000। ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है आपको? तो हमें ट्रेडिंग सेक्शन बनाना था। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है हमें जस्ट ग्रॉस प्रॉफिट तक फाइंड करना था, हमें जस्ट ग्रॉस प्रॉफिट तक फाइंड करना था। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा जी, चलो पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। कह रहा है DH Limited, a customer of K Limited has been declared bankrupt. A debt of 350 was owing to K Limited. This is to be written off. क्या एंट्री होगी बेटा? बैड डेट डेबिट 350, शाबाश। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? ठीक है, शाबाश, DH Limited होगा, शाबाश। आगे चलते हैं। K Limited maintain a provision for doubtful debt. Explain how maintaining a provision for doubtful debt is an application of each of the following accounting principle. तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हम पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट बताएंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड देन इसको अप्लाई करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट an increase in provision is recorded as an expense and in decrease in provision is recorded as an income. ठीक है, या फिर only the increase in provision is recorded as an expense in a relevant year, not the total provision due to application of matching concept. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कैसे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के? आप पहले प्रूडेंस कॉन्सेप्ट समझा देंगे कि ऑल द एक्सपेक्टेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड, ऑल द एक्सपेक्टेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड सो दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। ठीक है, एज बैड डेट्स, एज डाउटफुल डेट आर फ्यूचर बैड डेट्स, as doubtful debt are future bad debts, so these are recorded in order to avoid overstatement of profit. मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि पहले आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताएंगे कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मींस all the expected losses will be recorded so that profit should not be overstated. As doubtful debt are future bad debts, as doubtful debt are future bad debts, so these are recorded in advance to avoid overstatement of profit. ठीक है, तो ये अभी भी टाइम नहीं था, मैं लिखवाया नहीं, वरना मैं लिखवा देता। तो थ्योरी भी हम साथ साथ इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। आगे चलते हैं। आगे ये एक सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है। इसमें एक तो रेंट एंड रेट्स का अकाउंट बनाना है, पहली बात तो, ठीक है, ये शीट भेज दूंगा ग्रुप में आपको। रेंट एंड रेट्स का अकाउंट बनाना है। दूसरा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। और तीसरा, ये एडवाइस का सवाल है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा कल। ठीक है, तो ये एक बार मैं दिखा देता हूँ सवाल, आप देख लें एक नजर। ये होमवर्क है आपका, ये सारे रिसेंट क्वेश्चन है। इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस दिए हुए हैं, वेजेस दिए हुए हैं। अच्छा, वेजेस का जरा मुझे बताएं। वेजेस ने दो दिए हैं, एक लिखे हुए फैक्ट्री ऑपरेटिव और एक लिखे हैं फैक्ट्री सुपरवाइजर। आप क्या कहते हैं, क्या करेंगे इन दोनों के साथ, कहाँ लिखेंगे? फैक्ट्री ऑपरेटिव और उसको कहते हैं जो मशीन पे काम कर रहे हो, जिस मशीनरी के जरिए आपकी प्रोडक्शन हो रही है उस पे काम कर रहे हो, ये डायरेक्ट वेजेस में आएगा, शाबाश बेटा। फैक्ट्री ऑपरेटर जो होते हैं ना, ये मशीन ऑपरेटर होते हैं। तो हमारे जो मशीन ऑपरेटर जो हैं वो हमारे ये डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमारे पास आएगा किसमें, डायरेक्ट वेजेस में आएगा। और सुपरवाइजर प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, बल्कि ये वर्कर को देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट वेजेस में आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। ठीक है, रेंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इंश्योरेंस के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस है, तो सर ये कहाँ जाएगा, ये इनडायरेक्ट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल आप सबको पता है, फैक्ट्री इक्विपमेंट लिखा हुआ है, इसकी लिए ऑप्शन आएगी। ठीक है,
अच्छा, रेंट एंड रेट्स का क्या करना है, तो नीचे इसने बताया हुआ है कि रेंट एंड रेट्स को अपने फैक्ट्री एंड ऑफिस में अपोर्शन करना है इक्वली, इक्वली एंड डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। अच्छा जी, इंश्योरेंस के बारे में उसने बोला है कि 75% जाएगा फैक्ट्री में, बाकी जाएगा ऑफिस में। और कह रहा है कि जो रेंट हमारा था वो साल के शुरू हमने 3,600 का रेंट पे किया था फॉर द पीरियड 1 दिसंबर टू 28 फरवरी 2021। ये क्या सीन है, नीचे इसने आपसे रेंट एंड रेट्स का अकाउंट बनवाया है, ये भी एक अच्छी चीज है। वैसे इसका सवाल अलग से आता था, इसने यहाँ टेस्ट करवा दिया। उसके बाद इसने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल दिया, ये आप कर लीजिएगा। एंड एडवाइस का सवाल मैं आपको खुद कराऊंगा, ये आपने अटेम्प्ट नहीं करना, ये मैं पूरा लिखवाऊंगा आपको कल इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, आगे ये एक सवाल है, ये भी आपने होमवर्क करना है यास्मीन के नाम से, इसको भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मशीनरी नो इशू, कॉस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर, इसका मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में काम हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं हो सकता। अच्छा, कॉस्ट ऑफ टूल्स के बारे में सुन लेंगे, लूज टूल्स हैं, इनकी डेप्रिसिएशन आएगी। तो इनकी डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होती है मैंने नहीं सिखाई होगी, तो क्या नाम है अपना, इसकी डेप्रिसिएशन का तरीका मैं आपको फिर कल बताऊंगा, भले इसकी डेप्रिसिएशन आप छोड़ दीजिएगा, लूज टूल की डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं यह मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे फॉर द ईयर एंडेड रेवेन्यू है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, परचेज ऑफ फिनिश गुड नहीं आएगा। वेजेस एंड सैलरीज में आ जाए, अब इसमें आ जाए, अब इसमें फैक्ट्री ऑपरेटिव है, कहाँ आएगा जल्दी बताएं सर, डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, शाबाश। और फैक्ट्री सुपरवाइजर इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है आपका अल्लाह भला करे, ये जो है ना ऑफिस एंड सेल्स स्टाफ, ये हमारा आएगा इनकम स्टेटमेंट में, इसको हम नहीं लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस हैं, तो वो एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक फैक्ट्री से है मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। रेट्स है, वो रेट्स जिनका ताल्लुक क्या नाम है आपका उससे है, फैक्ट्री से है, वो जाएंगे क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। आगे इन्वेंट्री दी हुई है, आपको आता है। वैल्यू ऑफ टूल, इसका काम है डेप्रिसिएशन के साथ, तो लूज टूल्स की या टूल्स की डेप्रिसिएशन किस में जाती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जाती है। ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, ये साल के आखिर में कुछ वेजेस अक्रूड आ रहे हैं, तो आपने पहले अक्रूड की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप सबको पता है साल के आखिर में अक्रूड तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसने मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप देख लें। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है यास्मीन के नाम से, ये भी आप अटेम्प्ट कर लें, भले मैंने वीडियो में कराया हो लेकिन आप कर लें, ये पास पेपर के सवाल है सारे। अब इसके बाद क्या है, एडवाइस का सवाल है, ये मैं आपको खुद कराऊंगा, ये आप छोड़ दें। अच्छा, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये इसने बजाय पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने के आपसे खाली कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछी है। यहाँ इसने पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने के बजाय आपसे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। तो जो आपके पास सवाल में ऊपर सेल्स दी हुई होगी उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दें, आपके पास जीपी आ जाएगा। हो जाएंगे बेटा ये सवाल? जी गाइस जल्दी बताएं, ताकि फिर कल मैं आगे लेके चलूं, रिसेंट वाले सवाल करवाऊं इसके। तैमूर बेटा ये मैं आपको बताता हूँ कौन से वेरिएंट के सवाल है। देखिए शीट के आखिर में कुछ ये दिया होता है, ये कौन से साल का सवाल है, ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये अक्टूबर नवंबर 2021 आईजीसी पेपर 22, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, ये कहाँ से दिया है मैंने, जहां ये सवाल एंड होगा उसके आखिर में लिखा होगा, ये देखें आईजीसी लिखा हुआ है, ये आईजीसी लिखा हुआ है, मई जून 2021 पेपर 21, ये ईयर है आपका मई जून 2021। और असल में आईजीसी मैंने पता क्यों दिया है, आईजीसी के पेपर ज्यादा होते हैं, आईजीसी का मार्च में पेपर होता है, अक्टूबर नवंबर में भी होता है और मई जून में भी होता है। ओ लेवल के भी, ओ लेवल के मई जून में होते हैं, अक्टूबर नवंबर में होते हैं, लेकिन ओ लेवल के मार्च में नहीं होते। तो हमारे पास जो नया पेपर पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। पुराने पेपर पैटर्न में सवाल खामा का टाइम कंज्यूम करते थे पर इतने अच्छे नहीं होते थे, अब बकायदा थ्योरी भी आ रही है। पुराने पेपर पैटर्न में 2019 तक मैन्युफैक्चरिंग की कोई थ्योरी नहीं होती थी, अब माशाल्लाह थ्योरी टेस्ट हो रही है बकायदा, और एडवाइस की थ्योरी मुश्किल होती है, ठीक है। नया पेपर पैटर्न क्या है बेटा, कल बताऊंगा आपको नया पेपर पैटर्न क्या है दीपिका बेटा। बंद कर दें कॉल को। अच्छा ये देखें, अब ये स्पेसिमेन 2020 और ये आपका क्या नाम है स्पेसिमेन का पेपर 2 है, ठीक है। तो मैं आपको और भी पेपर दूंगा, ये शीट भेज दूंगा आपको, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई सवाल बेटा? जी अभी छुट्टी, अब पाकिस्तान मैच जीत भी चुका है और बहुत क्लास का जीता है। चले अल्लाह हाफिज बेटा, कल की क्लास बेटा मुझे बता देना दीपिका बेटा, अगर आपकी जल्दी छुट्टी हो जाती है या बिजनेस की क्लास नहीं होती तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपकी क्लास